हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया और दूसरा पार्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। दोनों ही पार्ट जो है सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सेपरेट, अलग अलग जुरिस्डिक्शन होना चाहिए इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली जो है 3 लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, रेसिडुअल लिस्ट। बहुत नहीं होता कि आपका और आपके दोस्त में लड़ाई झगड़ा हो जाए छोटी मोटी, अब इसके लिए थोड़ी ना प्राइम मिनिस्टर खुद उठ के आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु। इन मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू द सेकेंड सेशन ऑफ द चैप्टर फेडरलिज्म 2024-2025 बोर्ड एग्जामिनेशन वाला बैच, जहां पर हम लोग करने वाले हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया और दूसरा पार्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। दोनों ही पार्ट जो है सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा रिपीटेड है इवन एज 5 मार्कर क्वेश्चंस, तो इस पार्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। पहले तो जो हमने पिछले सेशन में किया था हम उसका रिविजन करने वाले हैं और फिर हम आज का सेशन कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर चैप्टर को ब्रॉडली समझा जाए तो चैप्टर ना 4 क्वेश्चंस में डिवाइडेड है। इन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स कहीं लिख लोगे तो काम आपका खत्म है। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, यूनिटरी और फेडरल स्ट्रक्चर में डिफरेंस, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर, फेडरलिज्म में डिफरेंस और फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, वो फेडरलिज्म वाला जो क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, क्यों हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री बुलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है फेडरलिज्म इंडिया में प्रैक्टिस कैसे किया जाता है और चौथा क्वेश्चन डिसेंट्रलाइजेशन पे आता है ना। तो इस चैप्टर के 4 क्लियर भाग है जिसपे क्वेश्चन आते हैं। इसको आपने कर लिया ना तो बस इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें 100/100 ही आएगा आपको, ठीक है। बस करने की देर है ना। तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगी डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको लगातार मिलती रहेंगी लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस वाली वीडियो एक्सप्लेनेशंस, इंक्लूडिंग सीबीएसई रिलेटेड न्यूज, मोटिवेशन वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, फन वीडियोस, हर चीज आपको इस चैनल पे मिलेगी, ठीक है। So let's start. Rise of nationalism in nationalism in India का वन शॉट मैंने अभी संडे को किया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है देख लो, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने पूरा चैप्टर आप लोगों को समझा रखा है। Let's start with a motivation. To succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal. अगर आप सक्सेसफुल लोगों को देखो आजकल की दुनिया में, उन लोगों के पास एक सिंगल माइंडेड फोकस होता है कि यार हमको ये चाहिए, दुनिया चाहे हमें कुछ भी बुलाए, दुनिया चाहे कैसे भी रहे, हमें वो गोल चाहिए, तभी हमें शांति आएगी। अगर वो सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन और फोकस आप अपने अंदर ले आओ, और मैं अपने आप को भी ये बात बोलती हूँ, तो क्या से क्या हम बन जाए, है ना। चलो फेडरलिज्म, तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर में क्या पढ़ा, आई टोल्ड यू चैप्टर बड़ा आसान है। अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाट इज फेडरलिज्म, है ना। फेडरलिज्म इज शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। अब वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। जब पावर को शेयर किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसको फेडरल स्ट्रक्चर बोला जाता है। अच्छा, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, यूनिटरी जो इसका अगेंस्ट होता है, उसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर होती है। हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट भी हो, लेकिन सारी पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर को पावर शेयर वर्टिकली की जाती है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, वी हैव होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसको मैं लव मैरिज भी बोलती हूँ, जहां पर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो है साथ में आके अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं कि हम एक परिवार बनेंगे, है ना, कि हम एक कंट्री बनेंगे। दे पूल इन देयर सॉवरेनिटी एंड आइडेंटिटी एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी, अपनी अपनी आइडेंटिटी, अपना अपना सरनेम रिटेन करते हैं। लव मैरिज है भाई, है ना, मैं गुप्ता तुम अग्रवाल, हम शादी कर रहे हैं, एक परिवार कर रहे हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग पूल इन कर रहे हैं, सॉवरेनिटी पूल इन कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं इंक्रीज सिक्योरिटी के लिए, है ना। एंड ऑफ कोर्स मतलब और भी रीजन हो सकते हैं, बट इंक्रीज सिक्योरिटी के लिए यू आर कमिंग टुगेदर एज वन नेशन। एग्जाम्पल इसका मैं आपको बता चुकी हूँ, यूएसए मतलब यूएसए हो गया, है ना, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया,
इस तरीके से आप याद कर सकते हो। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में होता है जब एक देश में देश डिसाइड करता है दैट इन ऑर्डर टू रिटेन इट्स रीजनल डाइवर्सिटी, यूनिटी ऑफ द कंट्री मेंटेन करने के लिए, जैसे इंडिया में हुआ है ना, जिस हमारा कंट्री यूनाइटेड रहे, हमने पावर को शेयर किया बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। कमिंग टुगेदर में लव मैरिज है, पति पत्नी इक्वल है ना, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में पावर नॉर्मली सेम होती है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में पावर सेम नहीं होती, अनइक्वल होती है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है देन द स्टेट गवर्नमेंट। इसको याद कर सकते हो एज SBI। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन, आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए होल्डिंग टुगेदर में। इंडिया, मैं ही बता देती हूँ, चलो, बेल्जियम एंड स्पेन, कोई ना, मैंने बता दिया। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी लुक्ड एट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। फिर हमने पढ़ा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एंड व्हाट मेक्स इंडिया इनटू अ, व्हाई डू वी कॉल इंडिया अ फेडरल कंट्री, इंडिया को हम फेडरल कंट्री क्यों बुलाते हैं, राइट? तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट, और इंडिया में भी है 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट, बल्कि हमारे यहाँ 3 tier ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। दूसरा है सेपरेट, अलग अलग जूरिसडिक्शन होना चाहिए इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन। जूरिसडिक्शन मतलब एरिया ऑफ लीगल कंट्रोल। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली जो है 3 लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, रेसिडुअल लिस्ट, दैट शोज कि हमारे यहाँ लॉ मेकिंग जो है क्लियरली डिफाइंड है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसपे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं, जैसे पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। इसका मतलब ये कि अगर डिस्प्यूट हो जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एम्पायर की तरह एक्ट करता है। तो इंडिया में भी ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे यहाँ अगर लड़ाई हो जाती है तो उसकी तरह एक्ट करता है। अच्छा, फोर्थ इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Basic structure of the constitution. Federalism should be a part of the basic structure of the constitution. No one level of the federal structure should be able to change the federal, no one level of the government. ऐसा नहीं कि central government decide कर देगी आप आज से federalism खत्म, है ना, ये नहीं होना चाहिए। इंडिया में भी ऐसा होता है 2/3 majority of लोकसभा प्लस 2/3 मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा चाहिए होता है, प्लस हाफ द नंबर ऑफ स्टेट शुड रैटिफाई इट, तभी आप फेडरल स्ट्रक्चर्स को चेंज कर सकते हो, है ना। 5th पॉइंट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। पैसा बोलता है, जरूरी है कि भाई अपनी अपनी जेब अपनी अपनी हो, एक दूसरे से भीख ना मांगना पड़े, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का चेला ना बन जाए। हमारे यहाँ भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है ना। तो ऐसे हमने कुछ फीचर्स पढ़े दैट व्हाट मेक्स इंडिया इनटू अ फेडरल कंट्री। अब हम पढ़ने वाले हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। देखो, एक तो हमने पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में ये लिखा होता है कि भाई हमको स्कर्ट जो है नी से नीचे पहननी होती है, पर प्रैक्टिस कैसे करते हो? स्कर्ट तो नी के नीचे खरीदते हो और फिर कमर से ऐसे 2 बार ऊपर बांध लेते हो, ऊंची कर लेते हो। मुझे सब पता है, मैंने भी किया है, राइट। सो इट इज नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये फेडरल स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्लस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है, किस तरीके से डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट की जाती है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी की जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, अब इसमें हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। पहले है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। द फर्स्ट साइन दैट इंडिया इज अ सक्सेसफुल फेडरेशन इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स, या इंडिया में कैसे लैंग्वेज के बेसिस पे हमने स्टेट्स को डिवाइड कर रखा है। देखो, इसकी हिस्ट्री आपने 9th 8th 7th वगैरह में भी पढ़ी है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो ऐसा नहीं कि हमें लड्डू की तरह फूलों के ऊपर रख के इंडिपेंडेंस मिला, है ना। काफी चोट हमें लगी थी, एक तरीके से हमारा पेट काट के, हमें चीड़ फाड़ के हमारा जो है 2 हिस्सों में हमें बांट दिया था, इंडिया एंड पाकिस्तान।
अब ऐसे सिचुएशन में इंडिया को फर्दर डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड करने से हमारे नेशनल लीडर्स डर रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि कहीं हमारा देश और ना बट जाए, वो भी लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे स्टेट्स को डिवाइड करना। लेकिन सिचुएशंस हमारे देश में कुछ ऐसी हुई कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमने स्टेट्स को डिवाइड किया टू मेंटेन यूनिटी ऑफ द कंट्री। क्योंकि कुछ लैंग्वेज ग्रुप्स जैसे तेलुगु स्पीकिंग पीपल, कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल, ये लोग डिमांड करने लगे थे कि हमें अपना स्टेट चाहिए। ठीक है, तो जब ये हुआ तो हमारे यहाँ द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू लैंड बाउंड्रीज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इसलिए इसको लिंग्विस्टिक स्टेट्स बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन बोला जाता है। इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्टेट्स को डिवाइड किया गया। कुछ स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चर, एथनिसिटी, किस टाइप के कपड़े, वहां पे अलग कल्चर के हिसाब से स्टेट्स को डिवाइड किया गया, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ठीक है, अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एज आई टोल्ड यू वाज नॉट इजी, बट द रीजन व्हाई इट वाज डन वाज वन, यूनिटी ऑफ द कंट्री। आप अलग अलग लैंग्वेज को उनके स्टेट्स देख के एक तरीके से ये बोल रहे हो कि भाई इस एरिया को आप रूल कर रहे हो, आपकी यहाँ मेजोरिटी है और आपको यहाँ की प्रॉब्लम्स पता है। उससे एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान हो गया, क्योंकि इतने बड़े देश जिसमें इतने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेट करना आसान नहीं है ना। तो मेन मोटिव बिहाइंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज टू एंश्योर कि एक लैंग्वेज के लोग एक ही स्टेट में रहे, और उससे क्या होता है, एक तरीके से सेंट्रल लेवल पे एक डाइवर्सिटी को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एंड दैट एंश्योर्स यूनिटी। तो दैट इज वन एग्जाम्पल कि कैसे फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया में, कैसे फेडरलिज्म को रिस्पेक्ट किया जाता है, किस तरीके से पावर को शेयर किया गया है बाय एंश्योरिंग कि लैंग्वेज स्टेट्स हो, है नहीं तो कोई स्टेट ना हो, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राइट। दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी। व्हेन वी टॉक अबाउट फेडरलिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्टिंग रीजनल डाइवर्सिटी, है ना। अब हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके के लैंग्वेजेस हैं, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नो लैंग्वेज हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ कोई भी राष्ट्र का लैंग्वेज नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। वी हैव ऑफिशियल लैंग्वेजेस जिसमें आप गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकते हो, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम होता है, बट नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें देयर आर 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी। ठीक है, हिंदी को मिला के 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस। आपके एनसीईआरटी में आई थिंक देयर इज अ एरर, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें 22 बिसाइड्स हिंदी लिखा है, बट आई चेक्ड ऑन द मिनिस्ट्रीज पेज, इट इज 22 इंक्लूडिंग हिंदी, है ना। इतने हमारे यहाँ शेड्यूल लैंग्वेजेस है, इनको शेड्यूल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोला जाता है, जिसमें गवर्नमेंट का काम होता है ना। पूरे देश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी ही है। मतलब हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदी को प्रमोट करती है, राष्ट्रीय हिंदी उत्सव मनाती है वगैरह, बट किसी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं करती देशवासियों पे। तो हमारे यहाँ वो गलती नहीं की गई है जो श्रीलंका में की गई थी, जहाँ सिन्हालीज लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करा जा रहा था, सिन्हालीज लैंग्वेज को ही प्रमोट और थोपा जा रहा था लोगों पे। क्योंकि हमने ये गलती नहीं की, क्योंकि हमने बाकी सब लैंग्वेजेस को उतनी ही रिस्पेक्ट दी, इसीलिए हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, इसीलिए हमारे यहाँ सिविल वॉर नहीं हुआ, है ना। तो दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ किस तरीके से हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर सक्सेसफुल है। अब इंटरेस्टिंग बात है विच इज कॉल्ड द केस ऑफ 1965, जहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये लिखा गया था दैट देयर विल बी नो ऑफिशियल लैंग्वेज, उसमें ये लिखा गया था दैट द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियली विल स्टॉप इन 1965। ये क्यों लिखा गया था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि अंग्रेजी एज अ लैंग्वेज इज अ वेस्टर्न लैंग्वेज, ये इम्पोज हमें ब्रिटिशर्स ने की थी हमारे ऊपर, है ना, ये स्लेवरी का लैंग्वेज है ना। तो हम चाह रहे थे कि भाई 1965 हम इस लैंग्वेज को यूज ही करना बंद कर दे। बट ऑफ कोर्स जब 1965 आया तो काफी सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने बोला कि नहीं, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो हम सबको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक तरीके से यूनाइट करता है। मतलब ये एक ऐसा लैंग्वेज है कि भाई हो सकता है मैं हिंदी ना बोल पाऊँ, हो सकता है तुम तेलुगु ना बोल पाओ, हो सकता है मैं मणिपुरी ना बोल पाऊँ, लेकिन इंग्लिश शायद सब लोग बेसिक बोलते हैं हमारे देश में, है ना। तो नॉन हिंदू स्पीकर्स जो है तमिलनाडु में फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा मूवमेंट वायलेंट हो गया, लोग सड़क पे आ गए, जलने जलाने लग गए कि भाई नहीं, यूज ऑफ इंग्लिश शुड कंटिन्यू अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, राइट। अब बहुत सारे क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि यार
मतलब देखो मेरे हिसाब से तो ये सही किया गया, क्योंकि नो मैटर यू कैन नॉट इरेज योर हिस्ट्री। हाँ, ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया, बट एंड उसके वजह से हम सबको इंग्लिश आती है, उसका हमें बहुत बेनिफिट भी हुआ है ना। अपनी हिस्ट्री को इरेज नहीं कर सकते कि भाई आपसे इंग्लिश ही नहीं बोलेंगे। पर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा अमीरों का और एलीट क्लास का लैंग्वेज है, और अगर हिंदी को प्रमोट किया जाता तो एक तरीके से हमारे एक भाषा को, देश के भाषा को प्रमोट किया जाता, राइट। बट आई फील कि द फ्लेक्सिबिलिटी एक होनी चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स में, उससे फेडरल स्ट्रक्चर रिस्पेक्ट होता है, डाइवर्सिटी रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। द थर्ड वे दैट शोज दैट हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है इज बाय लुकिंग एट सेंटर स्टेट रिलेशंस। हमारे यहाँ सेंटर स्टेट रिलेशंस जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो देयर अरेंजमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो आज मैंने आपको बोल दिया कि भाई ये चॉकलेट है, तू आधी लेगा मैं आधी लूंगी। अब तुम रात को सो गए, मैं चुपके से उसमें थोड़ी चॉकलेट खुद खा गई, कह रहे हो बाकी बची हुई चॉकलेट को हाफ हाफ कर देते हैं, तो दिस इज नॉट फेयर ना। लिखा तो हमने क्या था कि इक्वली शेयर करेंगे, तो बड़ा जरूरी है कि लिखा होने से काफी नहीं होता, बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे लीडर्स जो है फेडरल स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करें। नाउ 1990 से पहले क्या होता था, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही पार्टी थी, दैट इज द कांग्रेस पार्टी, है ना, और काफी डोमिनेंट थी, काफी ज्यादा पॉपुलर थी। स्टेट गवर्नमेंट में भी कांग्रेस पार्टी ही जीत के आती थी। इस तरीके का हमारा पॉलिटिक्स था। उस पार्टी के अलावा कोई और लीडर्स ही नहीं थे बहुत लंबे टाइम तक, है ना। कुछ एक दो स्टेट में अगर कोई और पार्टी आती भी थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करती थी और उसको स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करके सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल वहां लगा देती थी, प्रेसिडेंट रूल वहां लगा देती थी। बहुत होता था ये 1990 से पहले, है ना। एक तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था, है ना, अंडरमाइन किया जाता था स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को। जो एक स्पिरिट होती है, एक आत्मा होती है कि भाई रिस्पेक्ट करो, उसको रिजेक्ट किया जाता था। पर 1990 के बाद पूरी दिशा ही बदल गई हमारे पॉलिटिक्स की। रीजनल पार्टीज काफी ज्यादा स्ट्रांगली इमर्ज होने लगी हमारे देश में। रीजनल मतलब लोकल पार्टीज, बिहार की एक पार्टी आ गई, तमिलनाडु की 2-3 पार्टीज आ गई, यूपी की पार्टी आ गई, है ना। और यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ उन्हीं रीजनल पार्टीज को वोट देने लगे। नेशनल पार्टीज जैसे कांग्रेस, और जो भी कांग्रेस ही था उस टाइम, उसको वोट देना बंद हो गया लोगों का। तो अब ये जब रीजनल पार्टीज के पास सीट्स आने लगी, इनके वोट बढ़ने लग गए, तो क्या हुआ कि जब नेशनल गवर्नमेंट बनाने का टाइम आता था तो एक पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होती थी। कांग्रेस पार्टी को अब इन रीजनल पार्टीज के साथ कोalition करना पड़ता था। मैं बताऊंगी कोalition क्या होता है अगर आप भूल गए, है ना। गठबंधन करना पड़ता था, तब वो नेशनल लेवल पे सरकार बनाती थी। अब आप सोचो, सरकार अब तभी बना पा रहे हो जब आप रीजनल पार्टीज के साथ दोस्त बन रहे हो, तो अब आप उनका डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर सकते। अब आप भाई उनको डिसमिस तो नहीं कर सकते भाई कि हट जाओ, हम लोग ही रूल करेंगे। अब तुम्हें उन्हें रिस्पेक्ट करना होगा। तो क्योंकि हमारे यहाँ फ्रॉम वन पार्टी सिस्टम कोalition गवर्नमेंट की तरफ हम मूव करें, है ना, कोalition सिस्टम की तरफ मूव करें, इसीलिए फेडरल स्ट्रक्चर के तरफ हमारा रिस्पेक्ट हमने ज्यादा बढ़ गया, राइट। आई होप इट्स क्लियर। अब व्हाट इज अ कोalition, ठीक है, पहले हम इसको समझते हैं। कोalition सिंपल सी बात ये होती है कि भाई चॉकलेट आपके पास एक है, एंड वो चॉकलेट है देश को रूल करने का चॉकलेट, ठीक है। अब उस चॉकलेट के लिए आपको चाहिए 40 रुपए, पर आपके पास है 20 रुपए। आपको मिले से 20 रुपए के सीट्स, बाकी सुरभि पार्टी को मिले 15 रुपए के सीट्स, और 5 रुपए के सीट्स मिले कुल्लू पार्टी को, कुल्लू भैया पार्टी को, है ना। अब इसको क्या करना पड़ेगा कांग्रेस को, इसको मेरे साथ और कुल्लू के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, जिससे उस पर 40 रुपए बने और वो चॉकलेट खरीद पाए। इसको बोलते हैं गठबंधन सरकार। आज एनडीए की सरकार है हमारे देश में, आपको पता है बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली, मोर देन 50% ऑफ द सीट्स नहीं मिली, तो उसको बाकी रीजनल पार्टीज के साथ गठबंधन बनाना पड़ा टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। उससे क्या हुआ, अब बीजेपी बाकी रीजनल और स्टेट पार्टीज को डिसमिस नहीं कर सकती। ये नहीं कह सकती मेरा ही राज चलेगा, मैं कहूंगा डिमोनेटाइजेशन तो नहीं, वैसे तो बट एनीवेज मतलब बहुत चीजें वो खुद नहीं डिसीजन ले सकती। अब उसे पूछना पड़ेगा, अब उसे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा फेडरल स्ट्रक्चर को। अब वो किसी भी स्टेट को इग्नोर नहीं कर सकता जो उसके गवर्नमेंट में उसकी हेल्प कर रही है, राइट। तो ये नई कल्चर जो है ऑफ पावर शेयरिंग, उससे स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी जो रूल है उसको जो है ज्यादा पावर मिलने लगी, है ना। इसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने भी रिस्पेक्ट किया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इलॉजिकल रीजन से स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती, जो पहले किया करती थी।
है ना। अब ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। सो दिस शोज हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर विद द कमिंग ईयर्स और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। अब बहुत बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है द डिफरेंस बिटवीन कोalition एंड अलायंस। देखो अलायंस होता है बिफोर द इलेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल इंडिया वॉज एन अलायंस कि भाई साथ में मिलते हैं, बहुत सारी पार्टी साथ में आ गई और उन्होंने कहा साथ में मिलके इलेक्शन लड़ते हैं, तो दैट इज एन अलायंस कि तुम यहाँ पर लड़ो मैं यहाँ लड़ता हूँ, साथ में जो है हम सरकार बनाएंगे। कोalition होता है कि आप लड़ तो अलग अलग रहे हो कि भाई बीजेपी अलग लड़ रहा है, मैं अलग लड़ रही हूँ, सब अलग अलग लड़ रहे हैं, बट इलेक्शन के बाद जब मेजॉरिटी नहीं आती तो जो है आप लोग साथ में मिलके अपना गठबंधन सरकार बनाते हो। तो इंडिया के पास अगर मेजॉरिटी आती तो वो कोalition गवर्नमेंट बना लेते अपनी गठबंधन सरकार। बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं आई तो उन्होंने बाकी पार्टीज के साथ मिलके, सबने अपना अपना इलेक्शन लड़ा, बट बाकी पार्टीज के साथ मिलके उन्होंने गठबंधन सरकार बना लिया। समझ गए? दैट इज द डिफरेंस। नाउ वी कम टू द फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? मैं सेंटर में हूं, मैं आपको सब अपनी तरफ आकर्षित कर रही हूँ, सेंट्रलाइजेशन। बट वही मैंने आपको अपनी पावर दे दी, सर्कल मैंने बड़ा कर दिया, है ना, पावर आपको दे दी तो सेंटर से दूर चली गई पावर, तो इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तब तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है उसको भी डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर लोकल लेवल गवर्नमेंट को बोल देती है उसको भी डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ कुछ टाइम से लोगों को ये रियलाइज हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, हमारे इतने बड़े देश है, इतने भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग उनकी समस्याएं हैं, और एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए इतने बड़े देश को सिर्फ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट इनफ, वी रिक्वायर अ लोकल लेवल गवर्नमेंट। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? 1, ये रियलाइज किया गया कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो लोकल लेवल पे बेस्ट सेटल होते हैं, है ना, कि बहुत बार नहीं होता कि आपका और आपके दोस्त में लड़ाई झगड़ा हो जाए छोटी मोटी, अब इसके लिए थोड़ी ना प्राइम मिनिस्टर खुद उठ के आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे, है ना। अब आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम है तो आपका जो क्लास मॉनिटर है, क्लास टीचर है, वही रिजॉल्व कर देगा, प्रिंसिपल को या प्रधानमंत्री को आने की क्या जरूरत है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जो लोकल लेवल की होती है और लोकल लेवल पे ही रिजॉल्व हो जाती है। बहुत लोगों को नॉलेज भी ज्यादा होती है अपनी लोकेलिटी की, तो बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग वहां पर होता है। फॉर एग्जांपल क्लास टीचर को पता होगा कि भाई इन दोनों में लड़ाई क्यों होती है, अब प्रधानमंत्री आएगा उसको नहीं पता, वो ऐसे ही कुछ भी अपना सोल्यूशन देके निकल जाएगा, राइट। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है लोकल लेवल पे इसलिए बेस्ट सॉल्व होते हैं क्योंकि लोकल पीपल हैव द बेस्ट नॉलेज, वो अपने एफिशिएंसी, अपने नॉलेज के बेसिस पे जो है और ज्यादा अच्छी तरीके से डिसीजंस लेते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कहाँ पर खर्चा करना चाहिए। उनको पता है कि यार इस क्लासरूम में बहुत टाइम से एसी काम नहीं कर रहा है ना, बच्चे बड़े हीट स्ट्रोक से मर रहे हैं या बेहोश हो रहे हैं, है ना, तो यहाँ एसी लगना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या रोड बननी चाहिए या हॉस्पिटल बनना चाहिए, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लोकल लेवल लोगों को ज्यादा पता है। अच्छा, ऐसे डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन होती है, क्यों? क्योंकि पीपल आर डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग एंड दैट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र मतलब लोग अपने डिसीजंस में पार्टिसिपेट करें, और वही डिसेंट्रलाइजेशन आपको अलाउ करता है। तो एक तरीके से पीपल जो है टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग इन द लोकल लेवल गवर्नमेंट, और इससे हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ता है, राइट। अब 1992 से पहले क्या हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन थी? क्या हमारे यहाँ पावर शेयर की जा रही थी लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के साथ? Why was there a need for decentralization? तो बच्चों 1992 से पहले भी बहुत सारे स्टेट्स में पंचायत होते थे, बट इन पंचायत के पास पावर नहीं थी, है ना। इंसान तो था पर उसके पास दांत नहीं थे चबाने के लिए, तो क्या इंसान वो, मतलब वो भी इंसान है लेकिन दांत तो चाहिए ना खाना खाने के। एनीवेज, बहुत ही बुरा एग्जाम्पल था। तो पंचायत थे लेकिन उनके पास पावर नहीं थी, वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, ना उनके पास खुद का पैसा था, ना वहां पर इलेक्शंस हुआ करते थे, तो एक तरीके से वो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब आप सोचो, आपको पता है ये क्लास मॉनिटर है, बट इसने अपने आप को ही क्लास मॉनिटर, इसको टीचर ने क्लास मॉनिटर तो बना रखा है लेकिन इसके पास कोई पावर नहीं है। ये बस आपको बोल सकता है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आप चुप हो गए? नहीं, आप कहोगे भाई तेरी बात कौन सुनता है जो मैं तेरी बात सुनूं, है ना। तो बस वैसा ही सिचुएशन था हमारे पंचायत का 1992 से पहले। फिर क्योंकि हमने रियलाइज किया कि हमें पंचायत लेवल पे गवर्नमेंट, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए जिसपे दांत हो, इसलिए हमने डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनली हम 73rd और 74th अमेंडमेंट लाए कॉन्स्टिट्यूशन में,
जिसमें हमने लोकल लेवल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की, जहां पर हमने पहला अंश उनको दांत दिए, 6 दांत दिए। पहला दांत रेगुलर इलेक्शंस का, कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट किया जाएगा कि पंचायत लेवल पे रेगुलरली इलेक्शंस हो। दूसरा, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए रिजर्वेशन दी जाएगी। तीसरा, विमेन के लिए 1/3 सीट्स विल बी रिजर्व। दिस वाज हिस्टोरिकल, है ना, कि भाई 1/3 सीट्स औरतों के लिए रिजर्व की जाएगी लोकल लेवल पे, जिससे औरतों को जो है एम्पावरमेंट मिले, है ना। चौथा दांत, सेपरेट इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी, एक ऐसी इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन जो इंश्योर करेगी कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो, जहां पर किसी पे दबाव नहीं डाला जा रहा हो। पांचवा, रेवेन्यू ऑटोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑटोनॉमी ऑफ रेवेन्यू, जहां पैसा वहीं पर आवाज। तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सामने थाली ना लेके जाना पड़े, इसलिए पंचायत और लोकल गवर्नमेंट को भी अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू दिए गए। ठीक है, अब लोकल गवर्नमेंट होता क्या है? देखो यार, यहाँ दिमाग नहीं लगाना, जो मैं कह रही हूँ बस ध्यान से सुनना है, इतना ही एग्जाम में आएगा। लेट्स से हम सब एक गांव के, सुरभि गांव के, है ना, और हम सब 18 साल के ऊपर है, लेट अस से, तो हम लोगों को क्या बुलाया जाएगा? ग्राम सभा। ठीक है, अब हम 18 साल के ऊपर है, इसलिए वी कैन इलेक्ट अ ग्राम पंचायत, हम ग्राम पंचायत को इलेक्ट कर सकते हैं। अब ग्राम सभा का काम क्या है? हमारा काम सिर्फ इलेक्शंस में वोटिंग देना नहीं है। लोकल गवर्नमेंट में ग्राम सभा रेगुलरली ग्राम पंचायत की मीटिंग्स में बैठता है ना। तो 1 in 5-6 months एक मीटिंग होती है। ग्राम सभा जो है बोलता है कि देखो यार, सड़क बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी दो। ग्राम पंचायत ये सारी चीजें सुन के जो है इम्प्लीमेंट करता है उन डिसीजंस को। तो यहाँ पर डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग हो रही है एट द लोकल लेवल। ठीक है, अब ये जो ग्राम पंचायत है ना, विलेज लेवल पे, इन सब ग्राम पंचायत की वर्किंग देखता है ब्लॉक लेवल पे। तो एक ब्लॉक में बहुत सारे गांव है, उन गांव की वर्किंग देखता है ब्लॉक समिति पे, पंचायत समिति। और उन पंचायत, बहुत सारे जो पंचायत समितिज है, उनकी वर्किंग देखता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को देखता है स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर आप देखो, हमारा जो देश है वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है। एक स्टेट जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। एक डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद आता है, पंचायत समिति आता है, ग्राम पंचायत आता है। इस तरीके से हमारा गवर्नमेंट डिवाइडेड है। जो जिला परिषद का हेड है ना, जो आईएएस ऑफिसर कलेक्टर होता है, वो जिला परिषद के काम को देखता है। वो सारे पंचायत को, सारे इस लेवल को, गांव के लेवल को एक तरीके से देखता है, जो आपका चेयरपर्सन होता है, राइट। जिला परिषद में मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। तो जो वोट होके आता है वो चेयरपर्सन होता है, और जो एग्जाम से आता है वो आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक है, तो चेयरपर्सन याद रखना। जिला परिषद का हेड चेयरपर्सन होता है, वहीं, और ये गांव में होता है। वहीं अगर हम शहरों में आ जाए, सिटी में आ जाए, तो छोटे सिटीज में यू हैव द म्युनिसिपल काउंसिल, और बड़े सिटीज में यू हैव द म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को मेयर बोला जाता है, जो पॉलिटिकल हेड होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से चूज करती है। ठीक है, इसमें इतना डिटेल में अगेन मत जाओ, है ना, बस याद रखो, बिग सिटीज हैव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्मॉल सिटीज हैव म्युनिसिपल काउंसिल। आपको पता करना है आपके शहर में क्या है, म्युनिसिपल काउंसिल है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ऑलराइट। तो फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। एडवांटेजेस तो आपको पता ही है कि भाई लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट पावर को शेयर किया गया, विच एंश्योर्स कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी रहे, रिस्पेक्ट हो, उसकी यूनिटी मेंटेन रहे, वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल स्ट्रेंथन हो गया, क्योंकि लोकल लेवल पे डिसीजंस जो है लोग ले रहे हैं। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इलेक्शंस रेगुलरली हो, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाते इतने एंथुजियास्टिकली, और हो भी जाते हैं तो ग्राम सभा की मीटिंग नहीं बुलाई जाती जितनी ज्यादा रेगुलरली बुलाई जानी चाहिए, है ना। स्टेट गवर्नमेंट फिर भी अभी भी लोकल लेवल गवर्नमेंट को पावर देने से कतराती है। कोई भी चॉकलेट नहीं देना चाहेगा, देखो आप सब जानते हो, है ना। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं देना चाहता है, राइट। Thus it is difficult, मतलब the concept of self government is great, but practically हमेशा it is not, मतलब होता है ना, लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा प्यारा है, लेकिन कभी कभी जब उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो तो इतना अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। जस्ट लाइक योर टाइम टेबल, लिखा मस्त है, इतने से इतने बचे ये करेंगे, बट प्रैक्टिकल में नहीं हो पाता, है ना।
तो इस चैप्टर में हमने इस तरीके से 4-5 जो है पूरे चैप्टर को डिवाइड किया। आज के सेशन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें आपको वीक क्विज मिलेगा, मेक श्योर दैट यू डू इट। उसके अलावा होमवर्क क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द पंचायती राज सिस्टम, who is the head of the municipal corporation, how many seats are reserved for women in the local bodies। ठीक है, so that is it। आज के सेशन में you already know about our आकार बैच, वो हमारे पूरे साल का पेड बैच है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। होमवर्क क्वेश्चन जरूर करना, क्विज जरूर करना। आई विल बी सीइंग यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब।